Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे राधे. राधे राधे. नहीं, आज मैं लेट हूँ. नोटिफिकेशन प्रॉब्लम तो नहीं है. मैं ही लेट हूँ. 10-11 मिनट जो है देरी हुई है क्लास में, वो मेरी वजह से हुई है. तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कहाँ तक पढ़ लिया? वो था हमारा, हम अभी बिंदु पथ पे चल रहे हैं और बिंदु पथ पे हमने लगभग बिंदु पथ तक हमने 27 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए. थोड़े आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 और आज हम सरल रेखा पे चल पड़ेंगे, लगभग पहुंच जाएंगे. आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 28. एक त्रिभुज के दो शीर्ष ये और ये है तथा केंद्रक जो है वो 2 और 1-1 है. तो जो तीसरा शीर्ष होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे? तीसरे शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे? ये दो शीर्ष के निर्देशांक हो गए. तो मान लीजिए एक का नाम ए रख लिया, एक का नाम बी रख लिया. सी जो है वो अज्ञात है, वो हमें निकालना है. मान लेते हैं x, y. और जो जी है वो हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि जो तीसरा शीर्ष है वो ज्ञात. क्यों नहीं आता नोटिफिकेशन? क्यों नहीं आता? उसका एक सिंपल कारण है, टेक्निकल प्रॉब्लम. बस सरल भाषा में नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है. और नोटिफिकेशन कब आने लग जाएगा? जब वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. (3-5 b-7 4) सी हमें निकालना है. x, y मान लिया. इसका यह है 2-1. तो तीनों शीर्षों को जोड़ के 3 का भाग देंगे तो वो x के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा. तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3-7 x/3 बराबर 2. तो 3-7 प्लस और ऐसे y वाला -5 4 y. -3 तो y बराबर -2. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 29. उस बिंदु ए है और बिंदु बी है, इनसे समदूरस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे बिंदु का बिंदु पथ निकालिए जिनकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से बराबर हो. मान लेते हैं वो बिंदु P है
और शर्त के अनुसार कहा गया है कि P को इस प्रकार से चलना है कि A से और B से दूरी बराबर रहे, PA बराबर PB रहे, PA बराबर PB रहे, PA बराबर PB रहे। हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही कहा। PA बराबर PB। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो लाइट की प्रॉब्लम आती थी, एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी मौसम और लाइट। जब ऑफलाइन पढ़ाते थे, मौसम बिगड़ गया, बहुत तेज आंधी आ गई या बारिश हो गई तो फिर क्लास नहीं हो पाती थी। मान लो सुबह ही बारिश शुरू हो गई तो क्लास नहीं होती थी, तो उस दिन थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा रहता था, मतलब सिस्टम अव्यवस्थित हो जाता था। कई बच्चे जो पढ़ने वाले होते थे वो फोन करते थे, सर क्लास होगी क्या, सर क्लास होगी क्या। और हमारा भी ये पॉइंट होता था कि यार क्या पता बारिश आधे घंटे में बंद हो जाए, क्या पता बारिश 1 घंटे में बंद हो जाए। तो ये सोच के हम भी क्लास को कैंसिल नहीं करते थे, और एक एक क्लास को एक एक करके कैंसिल करते थे। जैसे 8 बजे वाली क्लास है तो 8 बजे वाली क्लास कैंसिल हो गई, भी बारिश हो रही है, 8 बजे वाली नहीं होगी। फिर 9 बजे वाले कॉल करने लगे, सर हमारी क्लास होगी क्या। कहते थे रुको आधी घंटा इंतजार करो, होगी तो देखेंगे। फिर 9 वाली, फिर 10 वाली, इस तरीके से बारी बारी से कैंसिल करते, तो पूरा दिन उसी में चलता था, कौन सी क्लास कैंसिल है, कौन सी नहीं है, कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। तो उसमें ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम होती थी। एक प्रॉब्लम होती थी लाइट की, लाइट की होती थी, कभी लाइट चली जाती थी तो, और खास गर्मी का जब सीजन होता था और उसमें लाइट चली गई तो इन्वर्टर पे आप और चीजें नहीं चला सकते, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी, गर्मी तेज होती थी तो उस समय इंतजार करना पड़ता था, कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी। अब वैसे ही ऑफलाइन वाली प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, अब ऑनलाइन में आ गए। अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि मौसम खराब है, कितना ही खराब हो, कितनी तेज बारिश आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर एक, लाइट वाला भी प्रॉब्लम नहीं है कि लाइट है तो चलो इन्वर्टर पे बेसिक चीजें चली जाती है, एसी नहीं चलता बाकी तो चली जाता है, सर्दियों में तो एसी का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऑनलाइन क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होती इन दो चीजों से अब। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अब डिस्टर्ब होती है टेक्निकल प्रॉब्लम से, इसकी अपनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कभी बोर्ड काम नहीं कर रहा, कभी कुछ और काम नहीं कर रहा, तो यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होती है, इसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हो, x-1 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर। x+2 का स्क्वायर y-1 का स्क्वायर। आप है, आप लोग थोड़ा ज्यादा गंभीरता से ले रहे हो इस मुद्दे को। बाकी नोटिफिकेशन नहीं आया तो नहीं आया, क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब आप लोगों की जो गंभीरता है, कई लोगों की, बाकी तो नहीं है, बाकी तो सब मेरी तरह नॉर्मल है, एकदम ठीक ठीक समझते हैं कि कोई बात नहीं, चलता है, ऐसा होता है, प्रॉब्लम भी हिस्सा है, तैयारी के बीच में ये चीजें होती रहती है। वो एकदम लाइट तरीके से बात करें। कई लोग आप में से ऐसे जो बड़े हाइपर है, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं है, तो भाई कौन नहीं आयो, क्लास को टाइम हो 10 बजे हो, 10:10 पर क्लास स्टार्ट होगी, 10 मिनट हो गए, और कौन सी दुनिया से आया हो, कोई और दुनिया आया हो तो बात अलग है भाई। ये दुनिया में आया हो तो ये दुनिया में तो हर जगह होती। थे कॉलेज में जाता या स्कूल में जाता, बटे भी क्लासेस 5-10 मिनट आगे पीछे होती। ऑफलाइन में भी थे, पर डेढ़ अगर कटे कोई कोचिंग वोचिंग में, तो बटे भी 5-10 मिनट क्लास स्टार्ट होना में लाग ही जावे। तो इतना कितना बड़ो मुद्दो बन गया यार, 10 बजे क्लास हुआ है, 10:10 पर होगी, पहले वाली क्लास टाइम पर होगी, अगली वाली भी टाइम पर हो, जैसे 1-2 मिनट आगे पीछे हो भी जाओ तो हो जावे, कितनो फर्क पड़ गयो। इतनो गंभीरता, इतनी गंभीरता पढ़ाई पर दिखाओ तो ज्यादा ठीक बन देगी, जितनी गंभीरता आप 5 चीजों पर दिखाओ, है ना। मतलब 5 मिनट कितना गंभीर हो रहे हैं, मतलब बट आपने ये देख लागे कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया, का 5 मिनट खराब कर दिया, है ना। थे मनिया मैंने गिल्टी फील कराने लग गया, 2-3 जन देख रहे हैं, लगे मैंने गिल्टी फील हो रहा है कि 5 मिनट खराब कर दिया, अरे बाप रे, अब क्यों सी।
कोई मेरिट में फर्क तो कौन पड़ जाएगा। ये चीज ने सोच डर लगन लग गयो। कोई मतलब फर्स्ट रैंक आती ही सेकंड आ गई तो मरा देगा, और 20 दिन में 5 मिनट खराब होया इस चक्कर में फर्स्ट से सेकंड आ गई, तो डरावना सा हो गया। तो x को एक तरफ कर लो, 4 और 2x 6x, एक से एक कैंसिल, और ये हो गए 4 और ये हो गए 9 माइनस के 5। छह एक्स प्लस 4y बराबर 5। ये रहा। अब एक्चुअली जो हमने किया है अभी इसको पहले समझते भी है कि क्या किया है हमने, और ये बिंदुपत क्या होगा, है ना, ये क्या बिंदुपत होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। ये लो कि अगर हम, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ऐसा कहना चाहता है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और पी को इस तरीके से चलना है। ध्यान से समझना, यहाँ पे हर बिंदु पर बड़ा सुंदर पथ है, हर बिंदु पर जो शर्त से कुछ बनता है वो हर कुछ कमाल बनता है, कुछ ना कुछ कमाल कर रहा है। अब देखो ये क्या कमाल कर रहा है इसको समझते हैं। जो ये तो हो गया आंसर निकालना, उत्तर आ गया, राजी हो गया, पम फोड़ लो, सही हो गया। अब एक बात है, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ ये है कि पी बिंदु इस तरीके से चल रहा है कि उसकी ए और बी से दूरी बराबर है। तो पहली जगह तो ये हुई कि ये एकदम बीच में होगा, यहाँ पे एक जगह तो फिक्स है कि ये यहाँ होगा, पी यहाँ होगा, ताकि दोनों दूरियां बराबर हो जाए। फिर पी यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ, 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 यानी हमें जो बिंदु पथ मिला है वो इस रेखा का मिला है। और ये रेखा कौन है, ये रेखा है जो इसके बीच में से जा रही है, ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच में से जाने वाली, वो भी 90 डिग्री पे, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री ना होता तो दूरियां बराबर नहीं होती। अगर लाइन ये वाली होती तो क्या बराबर होती, नहीं, यहाँ दूरियां बराबर नहीं होती। क्यों, क्योंकि एक से दूरी ज्यादा होती और एक से कम होती, एक से दूरी ज्यादा और एक से कम, यानी ये लाइन 90 डिग्री पर होगी और बीच में से जाएगी, यानी ये लंब समद्विभाजक है। ये जो भी आपको मिला है ये लंब समद्विभाजक मिला है, किनका, ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक। ये बिंदुपथ किसका है, लंब समद्विभाजक का बिंदुपथ है। लंब समद्विभाजक आया सुनने, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। गौर करो, चीज को देखो कि ये जो चीज आपको मिली है ये बीच में से जाना मजबूरी है, क्योंकि बीच में नहीं होगी तो दूरियां बराबर कैसे होंगी। एकदम बीचों बीच से शुरू करेगा ये पॉइंट, और बीचों बीच से शुरू करके एकदम सीधा जाएगा, क्योंकि अगर ये टेढ़ा हुआ तो एक से दूरी बढ़ जाएगी और एक से दूरी घट जाएगी। देखियो, समझो बात में, अगर आ लाइन टेढ़ी होगी, आ लाइन टेढ़ी होगी तो एक से दूरी बढ़ जाएगी और एक से दूरी कम हो जाएगी। इसको मतलब लाइन एकदम सीधे जानी पड़ी। तो यानी ये जो बिंदुपथ है ये लंब समद्विभाजक का बिंदुपथ है ना, क्लियर है। हाँ, पी लंबपाद है, पी जो है वो लंबपाद है, मतलब डाले गए लंब का पाद बिंदु है, ये लंबपाद है। ये रहा, मूल बिंदु को उठाकर इस पॉइंट पर रख दिया गया है, और मूल बिंदु को उठा के जब इस पॉइंट पर रखा तो ये जो समीकरण है, ये वाली समीकरण जो आपको दिख रही है, ये समीकरण बदल कर ये समीकरण हो गई। तो बताओ ए का क्या मान है। मूल बिंदु को उठाकर यहां रखा गया, इसका मतलब ये एच के है, मूल बिंदु को उठाकर यहां रखा गया है, ये एच के है। एच के 1,2, ये एच के है, मतलब जिस पे आप शिफ्ट करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला कहता है पुराने निर्देशांक नए निर्देशांक एक्स डैश बराबर होता है एक्स माइनस एच,
वाई डैश नए निर्देशांक न्यू, है ना। इनको प्राइम और नॉन प्राइम कहा जाता है। प्राइम और नॉन प्राइम, नॉन प्राइम तो वो होते हैं जो शुरुआत वाले होते हैं, उनको नॉन प्राइम कहा जाता है। जो नए वाले होते हैं उनको प्राइम कहा जाता है। प्राइम का मतलब होता है बदलाव करने के बाद, बदलने से बाद में, बदलने से पहले वाले, पुराने वाले नए वाले वैसे ही। तो एक्स वाई पुराने हैं और एक्स डैश वाई डैश नए हैं। तो हमारे एक्स डैश बराबर आ गए एक्स माइनस एच। एच का मान हमारा 1, वाई डैश वाई माइनस के का मान 2, एक्स का मान आ गया एक्स डैश प्लस 1, वाई बराबर वाई डैश प्लस 2। ये एक्स वाई के मान आ गए। एक्स वाई के मान उस समीकरण में रख दो और समीकरण को नई समीकरण बना लो। पुरानी समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। y का मान y डैश y डैश आठ आठ 16 और 16 कट गया 0। ये हमारा नया समीकरण बन गया। नया समीकरण हो गया y डैश का स्क्वायर बराबर 8x। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया समीकरण है वो तो ये है, नया समीकरण ये है, और हमारा नया समीकरण आया y डैश का स्क्वायर बराबर 8x डैश। तुलना करने पर, नए नए समीकरणों की तुलना करने पर इसने कहा है कि इसका नया समीकरण ये है और हमने जो निकाला वो ये है। तो तुलना करने पर 4a बराबर 8, a बराबर 2, है ना आंसर। सही है। आगे बात समझ में। समीकरण मूल बिंदु बदलेंगे तो समीकरण भी बदलेगा। अब समीकरण बदलेगा तो नया समीकरण क्या बनेगा वो बना लिया। और ये कह रहा है इसने दिया हुआ है, दोनों की तुलना कर ली, मान निकाल लिया। सही है। चलो अब आई काम की चीज, सरल रेखा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर हम पूरी 2D ज्योमेट्री देखा तो उसमें सबसे ज्यादा चीज जो हम पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा चीजें जिसका यूज करते हैं वो है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है और सबसे ज्यादा इसके दौरान काम आने वाली चीज यही है, स्ट्रेट लाइन। इन थोड़ा सो गहराई से समझियो, बड़ी कमाल की चीज है ये, है ना। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, बच्चा आप शुरुआत में जब ज्योमेट्री सिखावे तो सबसे पहले आई लाइन खींचनी सिखावे। एक फुट लेकर आवा, एक पेंसिल लेकर आवा, आई खींचा सो पहले अरे यार टच आ खींचे, एक फुट रखी, फुट कसा के वो पेन वो भी पर स्लिप करे तो वो पेंसिल जब और भी मजा आवे। फिर भी ना अपने नापनू सीखा, फिर जो मैडम टीचर जो भी था सर्वर है वो सिखावे कि भाई जैसे 4 सेंटीमीटर खींचनी है तो ये 0 से लेकर 4 तक खींचना है, 4.2 तक तो यहाँ खींचना है। फिर हम उस लाइन का मापदंड करना शुरू करते हैं। पहले तो सीधी सर खींचा, है ना, एकदम सट लेकर। याद करो, थोड़े से दिन याद करो। हाँ देखो हो रहे हो यहाँ ले, और एक आनंद ही अलग हो, देखो यहाँ खचक, है ना, याद है। इसको एक बड़ो ही अलग आनंद है यहाँ खचाक, है ना। ये पहले, ये सबसे पहले क्या होगा, ऐसे लिख इसके खच, क्योंकि वो एकदम जब वो ऐसे खींचते हैं ना तो किनारे के साथ साथ चलती है ऐसे खचा एकदम सीधी। तो पहली बार एकदम सीधी लाइन पहली बार दिखती है, क्योंकि इससे पहले जब हम लाइन खींचते हैं तो वो टेढ़ी चलती है, टेढ़ी चलती है या थोड़ा उभार टाइप की चलती है।
सबसे सीधी लाइन तब होती है जब आप स्केल लेते हैं और खचक सीधा लेते हैं। फिर हमें स्कूल वाले टीचर्स सिखाते हैं कि भाई ना ना અહીંયા हर कत्ती लंबी कौन खींचनी, फिर क्या है इतनी खींचनी है, जैसे 8 जीरो है, 8 स्टार्ट करो, 8 स्टार्ट कर और फिर कहाँ तक जाना है, झट तक भी जाना है, भट तक निशान कर दो। फिर हाँ ठीक है 8 से 8 तक इतनी लाइन लेनी है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की शुरुआती अनुभव है। शुरुआती अनुभव ऐसा ही होता है हमारा स्ट्रेट लाइन के साथ। तो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होती क्या है, अब हम लाइनें खींचना बंद कर दी, हम बड़े हो गए हम लोग, अब हम ये काम नहीं करते, अब हम लाइनों का है ना, लाइनों की गहराई में जाएंगे। अब गहराई में जाएंगे, यही चीज है बस। पढ़ाई का मकसद एग्जैक्टली यही है। आप वही चीज पढ़ते हैं जो आपने बचपन में पढ़ी है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। स्ट्रेट लाइन तो तीसरी चौथी में पढ़ ली, याद करो, लाइन तो तीसरी चौथी में पढ़ ली, फिर दोबारा लाइन क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि उस समय जो लाइन को पढ़ा था वो अलग था, अब जो लाइन को पढ़ रहे हैं वो अलग है, और शायद और आगे अगर दोबारा लाइन को पढ़ेंगे तो वो अलग होगा। बस यही चीज है, यानी हर चीज में इतनी ज्यादा गहराई है कि उसे एक बार में नापना संभव नहीं है। आप तीसरी चौथी में जो गहराई नापते हैं, अब लग रहा है कि यार वो तो बहुत ही कम थी, वो कुछ ही नहीं, वो तो खाली खींचणु हो, बकुन सी गहराई। आज आपको लगेगा कि हाँ यार गहराई तो ये है, फिर थोड़े दिन आगे जाएंगे, पीछे जाके देखेंगे अरे वो तो कुछ भी नहीं था, गहराई तो ये है, गहराई तो ये है। फिर हर बार और गहराई में उतरोगे तो फिर गहराई और लगेगी, ये गहराई तो ये है। फिर थोड़ा और नीचे उतर जाओगे तो लगेगा अरे गहराई तो ये है, वो तो गहराई थी नहीं, वो तो ऊपर ऊपर ही था। तो ये लगातार चलता रहता है, ये अंतहीन चीज है ना। कोई ब्रांच के लिए ये अंतहीन चीज है कि एक चीज को आप बार बार पढ़ते रहो और उसमें गहराई आती ही जाएगी। तो अब आते हैं स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन होती क्या है, तो गौर करो, इस लाइन पर मैं कोई भी 3 पॉइंट लूं, ध्यान से सुनना, कोई भी 3 पॉइंट मैं इस लाइन के ऊपर लेता हूं, कोई भी 3, 1 2 3, कोई भी 3, याद रखिएगा, फिर से बोल देता हूं, कोई भी 3, ये 3 लो, कहीं और 3 ले लो, कहीं और, इस लाइन पे 3 पॉइंट लो। इस लाइन पे जो भी आप 3 पॉइंट लेंगे उनके बीच का कोण चेक करेंगे, उनके बीच का कोण चेक करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आप ए पे गए या बी पे गए या सी पे गए, आप कोण चेक करिए। मान लीजिए आप बी पे आए और बी पे आके आपने बी पर कोण चेक किया ए के साथ और सी के साथ मिलाकर, तो आपको पता चला कि आपका कोण 180 का है। सही है। अगर आप ए पे गए और कोण चेक किया, अब ए पे कितना कोण बन रहा है वो निकालते हैं। ए को बी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया और कोण चेक किया, तो पता चला कि कोण 0 डिग्री है। कोण 0 डिग्री है। आप सी पे गए और सी पे जाके, ये रहा हमारा सी पे गए, सी को बी से मिला दिया, सी को ए से मिला दिया, कोण चेक किया तो कोण आया 0 डिग्री। सही। यानी किसी भी बिंदु पे जाकर, कोई भी 3 बिंदु अगर आप लेते हैं और उस पर कोण चेक करते हैं, तो कोण या तो 0 डिग्री होगा या 180 होगा। तो अगर कोई कर्व ऐसा है कि उसके प्रत्येक 3 बिंदु, प्रत्येक 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 सभी, कोई भी 3 बिंदु आप ले लो और उन पे कोण चेक करो, कोण या तो 0 होगा या 180 होगा। अगर बिंदु बीच में है तो 180 बनाएगा, किनारों पे है तो 0 बनाएगा। तो कोण 0 होगा या 180 होगा। अच्छा, क्या मैं ये बिंदु चेंज कर दूं तो फर्क पड़ेगा इस बात में, इस शर्त पे कोई फर्क पड़ेगा? बोले ना, कोई फर्क कौन पड़े। ये बिंदु चाहे चेंज कर दो, ए बी सी की जगह कोई और ले लो, इनमें चाहे कोई और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात जची कौन जची। अब बात जची कौन जची परिभाषा किसी जोर की दई, आप किसी तकड़ी परिभाषा दई, वायलेशन हो सकेगी को, इसका उल्लंघन हो सकता है क्या ना। जब तक लाइन सीधी है तो उल्लंघन हो कौन सके, लाइन ई हो तो उल्लंघन हो जी, है ना। अगर आप जो बांकी टेढ़ी लाइना बनावा, अगर बे बनावा तो उल्लंघन हो जैसी, ये देखो इम तो उल्लंघन हो सके, यो रे ए बी सी, अब उल्लंघन हो जाएगा। ये देखो, ये रहा कोण थीटा, निश्चित तौर पर 0 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। अब ये जो कोण है तो अपली लाइना लाइना को नहीं है, अपली लाइना लाइना को नहीं है, क्योंकि अपली लाइना इसके मूल सिद्धांत को क्रैक करती है, वायलेट करती है। आप जो लाइना खींचा भाई आडी टेढ़ी हुए,
आडी टेढ़ी होना की वजह आप कोशिश तो घनी करा कि सीधी खींचा, लेकिन सीधी खींच कौन पाओ। तो आपा जो लाइन बनावा बा परिभाषा के हिसाब से वह लाइन कोनी है, क्यों? क्योंकि सीधी आप खींच कौन पावा, बीच में कुछ ना कुछ कोण बन ही जावे 180 या 0 के अलावा, इसलिए हमारी लाइन लाइन नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? 180 ये देखो 180 कैसे बनना, ये रहा ए पॉइंट, मान लो ये सी पॉइंट है, अभी इनके बीच में ये कोण है। ठीक है, अगर मैं सी को ऐसे कर दूं और सी को ऐसे कट कट घुमाता घुमाता इसी दिशा में ले आऊं, सी को घुमा के यहां ले आऊं, अब पूरा कोण कितना हो जाता है? 180। सरल रेखा का कोण 180 होता है। परमे कहती है, ज्योमेट्री की परमे कहती है कि सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है। सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है। सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है। नंबर 1 ये होगी सरल रेखा की परिभाषा नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1। आज अभी परिभाषा और बनाएंगे, और भी कमाल की चीजें, दिमाग है तो क्या है, मजे मजे। डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2 पे आते हैं। अगर ये सरल रेखा है, अगर ये सरल रेखा है तो ये जो 3 बिंदु, आप कोई भी 3 बिंदु लीजिए, कोई भी 3 बिंदु लीजिए, इन 3 बिंदुओं में 3 दूरियां होंगी। एक तो होगी ए बी, ए से बी तक की दूरी, एक होगी ए से सी तक की दूरी, एक होगी बी से सी तक की दूरी। 3 दूरियां होंगी। अगर आप 3 बिंदु लेते हो तो 3 दूरियां होंगी। अगर आप कोई भी 3 बिंदु लेते हो तो 3 दूरियां होंगी, ए से बी, ए से सी, बी से सी। और 3 दूरियों में जो सबसे बड़ी दूरी है, इन तीनों में से एक दूरी सबसे बड़ी होगी, तो जो दूरी सबसे बड़ी है वो बाकी 2 दूरियों के जोड़ के बराबर होगी। परिभाषा नंबर 2, सरल रेखा की दूसरी डेफिनेशन, सबसे बड़ी दूरी बराबर होगी दो दूरियों का योग। होगा नहीं होगा? दो दूरियों का जोड़, इन तीनों में से जो सबसे बड़ी दूरी है, जो सबसे बड़ी दूरी है वो बराबर होगी बची हुई 2 दूरियों के जोड़ के। होगा? इससे सरल रेखा में होगा, सिर्फ सरल रेखा में होगा। अगर सरल रेखा में नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। ये लो, यहां पे आते हैं, जैसे इसी को ले लो, इसी का एग्जांपल ले लो। ये रही आपकी दूरी ए बी, ये रही आपकी दूरी बी सी, है ना, और ये रही आपकी दूरी ए सी। क्या 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर है? नहीं, ये तो त्रिभुज बन गया। ये तो त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के अनुसार तीसरी दूरी 2 दूरियों के जोड़ से छोटी होती है। ये तो त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज बन गया तो तीसरी दूरी हमेशा 2 दूरियों से छोटी होती है। तीसरी दूरी, अगर त्रिभुज बन रहा है तो तीसरी दूरी 2 दूरियों के योग से छोटी होती है। इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनना चाहिए, और त्रिभुज तभी नहीं बनेगा जब सरल रेखा होगी। फंसा है, भयंकर फंसा, चेकमेट है, चेकमेट है। अगर 3 बिंदु त्रिभुज बनाए हो तो तीसरी भुजा, त्रिभुज का सबसे बड़ा नियम यह है कि त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा बाकी 2 भुजाओं के जोड़ से छोटी होती है। इसका मतलब जब तक त्रिभुज बनेगा तब तक ये होगा। तो त्रिभुज ना बने इसके लिए क्या करो, एक रेखा में ले लो। एक रेखा में लेते ही क्या होगा कि 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी। तीसरी दूरी ऐसी वैसी नहीं, जो इन तीनों दूरियों को निकाल लो, और तीनों दूरियों में से जो सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी है, बड़ी को तो ठंडा पड़ी है, बचपन में पढ़ाया है कि बड्डो गुण सो है, तो जो बड्डो नंबर है बिन अलग कर लो, बाकी 2 ने जोड़ो, अगर बराबर आ रहे हैं तो ये सरल रेखा है। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन नंबर 3, थर्ड, तीसरी परिभाषा, अगर अगर एक सरल रेखा है तो उसके कोई भी 3 बिंदु त्रिभुज नहीं बना सकते। अगर कोई सरल रेखा है तो उसके 3 बिंदु त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। कोई भी 3 बिंदु त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते, यानी एरिया ऑफ एबीसी,
क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा 0। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 0। सही। और ये तीनों ही सत्य है। जब भी सरल रेखा होगी ये तीनों सत्य है, और ये सत्य है तो सरल रेखा होगी, ये सत्य है तो सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी तो ये सत्य है। अगर मैं कोई भी तीन बिंदु लूं, उनके बीच में 0 या 180 का कोण है, इसका मतलब वो भी तीन बिंदु एक रेखा में, मतलब उनसे रेखा ही बनेगी। रेखा बन रही है तो तीन बिंदुओं के बीच पे कहीं पे भी कोण बनाओ, वो या तो 0 होगा या 180 होगा। दूसरी डेफिनेशन, दो दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर होगा। तीसरी परिभाषा, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इस शर्त को जब भी पूरा करवाओगे सरल रेखा का समीकरण बनेगा। ये तीनों डेफिनेशन है और तीनों का अलग अलग सेंस है, अलग अलग मायने हैं। ये है सरल रेखा। अब ये याद करें, अगर हम यही अपनी तीसरी चौथी क्लास को याद करें, तीसरी चौथी में थी क्या हमारे पास, ये गहनता थी। क्या थी? सरल रेखा तो पहले भी थी, सरल रेखा के तो आपके पास तब भी थी, सरल रेखा अब भी आज भी आपके पास है। लेकिन आज क्या है, आज आपके पास वो है जो उस समय नहीं हो सकता था, वो गहनता नहीं हो सकते थे। और कल आप आज से 5 साल बाद या 7 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये भी कोई गहनता थी। आज ये गहनता लग रही है, आज लग रहा है ओ क्या पढ़ा दिया, क्या बता दिया। आज से 7-8 साल बाद पीछे मुड़ के देखेगा, आपको ये भी हास्यास्पद लगेगा, ये गहनता थी, ये गहनता थी। गहनता तो ये है जो भी चल रहा है, यही हमारे बुद्धिजीवी होने का प्रमाण है। आपको हमेशा पीछे वाला कमजोर लगेगा अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो, अगर घट रहे हैं तो पीछे वाला बड़ा अलग नहीं है ना। आ जाओ, अब इन तीनों से आप समीकरण निकाल सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी शर्त यूज करके समीकरण निकाला जा सकता है। क्लियर है? समीकरण निकाला जा सकता है। आगे प्रवणता, एक एक चीज पढ़ते हैं, समीकरण निकालने के तरीके सब पे बातें करेंगे, सब चीजों पे बातें करेंगे। पहले आते हैं प्रवणता के ऊपर। सरल रेखा में एक कमाल की चीज होती है, वो उसकी प्रवणता, ढाल। ये सिर्फ सरल रेखा के पास होता है, ऐसी चीज जो सिर्फ सरल रेखा के पास होती है, जिसको ढाल, स्लोप कहते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सरल रेखाओं के पास होता है। ढाल, स्लोप, ये क्या है? कोई भी लाइन आप कैसी भी बनाइए, लाइन तो होगी। जब लाइन होगी, कोई भी लाइन इधर उधर किधर भी बना लेना, ऐसे मत सोचना यही बनाई है मैंने। कहीं भी जहां आपका मन करे एक लाइन खींच लो, कार्तीय तंत्र पे कहीं भी एक लाइन खींच लो। जो भी आप लाइन खींचो, जो भी, वो निश्चित तौर पे एक्स एक्स के साथ कोई ना कोई कोण जरूर बनाती होगी। ये रहा एक्स एक्स, इसके साथ कोण बनाती होगी। अब क्यों एक्स एक्स तो काट ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा पीछे ले लो, क्योंकि लाइन तो अनंत लंबाई की होती है, अनंत लंबाई की होती है। तो जैसे इसको पीछे लोगे, ये लो लोगी, अब काट रही है तो कोई ना कोई कोण भी बन रहा होगा, कोण थीटा, कोण थीटा, कोई तो कोण बन रहा होगा। हम एक्स एक्स को क्षैतिज बोल दें तो ज्यादा अच्छा रहे। ये सोचो कि जमीन के साथ क्या कोण बनाती है, तो क्षैतिज के साथ ये जो भी कोण बनाती है थीटा, उस थीटा का अगर हम tan में मान निकाल लें तो इसको ढाल बोलते हैं। इसकी कमाल बात पता है क्या है? इसकी कमाल चीज ये है कि हर रेखा की अपना अलग अलग ढाल होता है। हर रेखा के पास अपना इकलौता ढाल होता है, हर रेखा के पास अपना अलग अलग ढाल होता है। ये एक ऐसी चीज है जो हर आदमी के पास इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल चीज। जैसे डीएनए होता है हमारा, हमारा डीएनए हमारा इंडिविजुअल है, मतलब जो मेरा डीएनए है वो इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जो मेरा डीएनए है या मेरा फिंगरप्रिंट से लीजिए, जो मेरा फिंगरप्रिंट्स है वो यूनिक है नहीं। इसीलिए तो बायोमेट्रिक बनाया गया, क्योंकि और चाहे चेहरा सेम हो सकता है, चेहरा बदल भी सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट यूनिक है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने फिंगरप्रिंट्स होंगे, तो वो जो यूनिकनेस है उसको बुक किया गया। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ढाल हर रेखा की अपनी अलग अलग होती है। आप कितनी भी रेखा ले लो, क्योंकि ये ढाल इसी की है। अब ये कोण यही बनाएगी, और कोई कोण बनाएगी। हर रेखा अपना अलग अलग कोण बनाएगी, अलग अलग कोण बनाएगी तो अलग अलग ढाल आएगी। तो ढालें सबके पास अपनी अपनी होंगी, सबके पास जितनी भी रेखाएं होंगी सबके पास ढाल होगी, क्योंकि हर रेखा कोई ना कोई कोण बनाती है। हर रेखा कोई ना कोई कोण बनाती है, कोण बनाती है तो उसकी ढाल भी होगी, क्योंकि ढाल tan थीटा होती है, तो ढाल भी होगी। यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक रेखा के पास ढाल होती है।
हर रेखा के पास। अगर दो रेखाओं के पास ढाल सेम है, इसका मतलब कोण सेम है। मैं कहूं कि दो रेखाएं हैं, उनकी ढाल सेम है, ढाल सेम है, इसका मतलब दोनों रेखाओं का कोण सेम है, क्योंकि ढाल सेम है मतलब टेन थीटा सेम है, टेन थीटा सेम है मतलब थीटा सेम है, टेन थीटा सेम है मतलब थीटा सेम है, तो कोण भी सेम है। ये लो, अगर आप कहते हो कि दो रेखाओं की ढाल सेम है, यानी दो रेखाओं का कोण सेम है, इसका मतलब वो समानांतर है, इसका मतलब वो समांतर है। सही है। ढाल कितनी बड़ी चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ढाल। ढाल उसके लिए एक आईडी कार्ड की तरह है, ढाल रेखा के लिए आईडी कार्ड है। हर रेखा के पास अपनी ढाल, हर रेखा के पास, क्योंकि कोई रेखा ऐसी हो सकती है जो कोण नहीं बनाए, सवाल ही कोई नहीं उठा। भाई आड़ी टेढ़ी कैसी भी रेखा हो, कोण तो बनाएगी बनाएगी। अगर आप कहोगे रेखा यूं खींचो, यूं खींच लो, आ लो, डॉट 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 डॉट, बस लाइना बढ़ानी पड़सी। ये रहा इसका कोण, और टेन थीटा बराबर ढाल। तो कोई भी रेखा हो, हर रेखा की कोई ना कोई ढाल जरूर होगी। तो एक चीज हमने पकड़ ली कि रेखाओं के पास ढालें होती है, रेखाओं के पास ढालें होती हैं। ढालें एक्चुअल में दिशा होती है। हमें यह समझ में आता है, अगर मैं कहूं कि मेरी रेखा की ढाल एक है, इसका मतलब टेन थीटा बराबर एक है, टेन थीटा बराबर एक है तो थीटा बराबर 45 है, इसका मतलब मेरी रेखा 45 डिग्री के कोण पे जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ढाल हमें दिशा भी बताती है कि रेखा किधर जाएगी, रेखा किधर जाएगी। तो ढाल तो बड़ी काम की चीज होगी। समझ रहे हो बात? समझो, यूं मत पढ़ो यार, पढ़ना को कोई तरीका हो नहीं, रट लियो टेन थीटा ढाल हुए। समझो तो सही कि टेन थीटा ढाल वो मतलब किए हुए, ये थोड़ी बना दी, हवा में बना दी कि चलो ठीक है आरपीएससी खातर, आरपीएससी यार पूछेगा जना डाल दो, या एग्जाम में आओगे जना डाल दो। कोई कारण तो है, कोई लॉजिक तो है, कोई लॉजिक तो है, उसी आधार पर डाला होगा। क्या लॉजिक रहा होगा, क्यों ऐसा डाला गया? ये इनका आईडी कार्ड है। हर रेखा के पास अपनी अपनी ढाल है, और दो रेखाओं की ढाल सेम हो जाए तो इसका मतलब दोनों भाई भाई है। दो रेखाओं की ढाल सेम हो जाए तो समझो दो भाई भाई है, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा ढाल हो गया टेन थीटा। ठीक है, ढाल निकालने का कोई और तरीका भी हो सकता है, ये एकमात्र तरीका नहीं, और भी तरीके हैं। और तरीकों की बात करते हैं। अगर मुझे इस रेखा पे कोई दो पॉइंट पता है, x1 y1, x2 y2, कहीं पे भी इसमें दो पॉइंट्स अगर मुझे पता है, तो इसका मतलब ये हुआ, x1 y1 का मतलब ये हुआ कि ये दूरी x1 है और ये दूरी y1 है, x2 y2 है, यानी ये दूरी x2 है, ये y2, और ये मिला दिया, इससे एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये दूरी x2, ये x1, तो ये दूरी होगी x2 माइनस x1। ये दूरी होगी y2, यहां तक ये y1, तो ये होगी y2 माइनस y1। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है। क्यों थीटा है? क्योंकि ये दो रेखाएं समानांतर है। अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। तो इस त्रिभुज में लंब हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब इससे हमें एक चीज और पता लगी, ढाल कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि कौन चेंज हो सकता है क्या? अब आ लाइन अनंत पर चली जावे, जया जावे जया जावे जया जावे जया जावे, क्या इसकी ढाल चेंज होगी? इसका मतलब एक रेखा की ढाल कांस्टेंट होती है, एक रेखा की ढाल कांस्टेंट होती है। अब लंबाई बढ़ती की ढाल थोड़ी चेंज होती, कौन थोड़ी चेंज होती बस। अब वो रॉकेट ही चाल वो करती अनंत तक जाती, और पीछे भी अनंत तक जाती, कौन थोड़ी चेंज होती, कौन तो फिक्स रहती। कौन फिक्स रहती तो टेन थीटा फिक्स रहती, टेन थीटा फिक्स रहती तो ढाल फिक्स रहती। यानी एक रेखा की ढाल कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है। जैसे आधार कार्ड और वो फिक्स हो जाए। जब फिंगरप्रिंट से हम नहीं बनाते, भगवान बना भेजे अपन, भगवान अपने फिंगरप्रिंट देर भेजे, फिंगरप्रिंट फिक्स है।
आपा विपरीत चाल भोगना। तो भाई फिक्स कर दिया, रेखा में भी जो ढाल होती है वो फिक्स होती है, फिर वो चेंज नहीं होती, वो एक ही होते, एक रेखा का आईडी कार्ड है, ढाल रेखा का आईडी कार्ड है। क्लियर है, बात समझ में आई? चलो बढ़िया, आपको स्लोप का मायना समझ में आया कि स्लोप क्या होती है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, अगर आपको दो बिंदु पता है तो आप उसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, ये भी बात कर चुके हैं। ढाल को हम m द्वारा निरूपित करते हैं, और ढाल होगी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस, बहुत कुछ है देखो पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और हर चीज जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ने से आपकी समझ बढ़ती है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ढेर सारी चीजें हैं, और जो चीजें आप पढ़ते हैं उससे आपकी समझ बेहतर होती है, और बेहतर समझ आपको बाकी लोगों से अलग करती है। बेहतर समझ, आप सोचो क्या फायदा, फायदा ये है कि आपको वो बाकी लोगों से अलग करती है, जो बाकी लोगों को नहीं पता वो आपको पता है, तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा, ना कि बाकी लोगों, जिनको पता ही नहीं उनको फायदा कैसे मिलेगा, पता होगा उसी को तो फायदा मिलता है ना, किसी चीज का फायदा उन्हीं को तो मिलता है जिनको पता होता है। आज कोई गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई तो उस स्कीम का फायदा किसको मिलेगा, उसको जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो फायदा नहीं ले पाएगा। तो जानकारी का फायदा या आपके ज्ञान का फायदा क्या है, वो आपको बताता है, पता चलता है, और पता चलता है तो आप उसका फायदा उठा पाते हैं। अब जिनको नहीं पता वो यूं ही रह जाते हैं। हम देखते हैं ढेर सारी स्कीम्स आती रहती है, लेकिन फायदा कौन ले रहा है, सिर्फ वही जो जानता है, जो नहीं जानता वो बैठा है बेचारा, मिठाई को नहीं किए कर रहे। तो m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये m का मान हो गया। ढाल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ढाल जो मैंने बताया अगर आपको कोण पता है तो आप ढाल ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan थीटा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन था लिए खुल्लो छोड़ दूं कि tan का ही ढाल में tan का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, y tan, ढाल में tan का इस्तेमाल क्यों किया गया, और भी तो साइन भी हो, कॉस भी हो, सेक भी हो, कोसेक भी हो, tan ही इस्तेमाल क्यों किया गया, ऐसा tan में ऐसा क्या खास था कि tan को यूज किया गया। साइन भी तो बेचारा हो, वो साइन तो सबसे पुरानो साइन ही है, साइन है, कॉस है, tan ही क्यों, आखिर tan में ऐसा क्या दिखा, ऐसी क्या संभावनाएं दिखी tan में कि tan को यूज किया गया। थोड़ी सी कोशिश करो, 5 मिनट इस पर खर्च कर देवा, थोड़ा दिमाग बढ़ी। हाँ, सोचो सोचो, देखो पहली बात तो एक चीज हमेशा याद रखो, गणित में हर चीज पूर्णतः लॉजिकल है, एकदम तथ्यात्मक है, अटै कोई भी फर्जीवाड़ो को नहीं, अटै कोई भी चीज यहाँ को नहीं यही डाल दी, यही मेरा जच्ची मेरा मन करो आज कि आज मेरी इच्छा है पकौड़ा बना लियो, बारिश हो रही है तो અહીંયા कौन चालट है हर चीज है ना, बारिश हो रही है पकौड़ा बना लियो, यहाँ कौन चालट है। अटै लॉजिक बहुत तार्किक होते हैं, जो भी चीज यूज की जाती है वो पूर्णतः तार्किक तरीके से यूज की जाती है। ठीक है, चलो पहले एक बात कर लेते हैं, इसको समझते हैं, समझना जरूरी है वरना तो चीजें अधूरी अधूरी रह जाएंगी। पहले एक बात बताओ, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, क्या ये सही में 6 है, क्या ये सही में 6 है, या खाली भोला टाबरा के लिए 6 है। जिका टाबर भोला है बांक लिए ये 6 है, जिका समझदार है बांक लिए वो एक ही है, क्या ये 6 है। देखो जिका भोला टाबर है बांक लिए तो ये 6 है, जिका टाबर भोला है, भोला मतलब मासूम टाबर है बांक लिए ये 6 है,
लेकिन जिगर टाबर भोला नहीं है, समझदार है, बाकी लिए 6 को नहीं, वो एक ही है। कैसे एक है? अगर मैं आपको साइन थीटा का मान बता दूं कि साइन थीटा का मान 3/5 है, तो क्या आप मुझे कॉस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का मान नहीं बता पाओगे? अगर मैं आपको साइन का मान बता दूं, साइन का क्यों, मैं कॉस का बता दूं, टेन का बता दूं, किसी भी एक का मान बता दूं, तो बाकी का मान आप बता पाओगे नहीं पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। तो इसका मतलब 6 है कहाँ? एक ही है, एक ही है, बाकी में बदल सकते हो आप। तो फिर 6 चीजें कहाँ हुई? एक ही तो चीज हुई। एक के 6 रूप है, एक के 6 रूप है ना? एक के 6 रूप है। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, 2। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। जब टाबर छोटा होता 9वीं क्लास में, जब भोड़ा होता, जब आने कहता है 3 है, भोड़ा टाबरा ने कहता है 3 है, तो हाँ 3 है। कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, या लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये 3 होते हैं, 3 है, एक ही है ना? समझदार होने का फायदा यही होता है कि जो आपको अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, हो सकता है वो अलग अलग हो ही ना, सिर्फ बनाए गए हों, एक्चुअली में वो एक हो। तो ये वैसे ही है, ये दिखने में अलग अलग है। ये 6 नहीं है बल्कि एक है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते ही नहीं है, एक क्यों है? अभी का रूप हुआ है। जब चाहे एक थाना बता दियो, अभी आप कर रहे हैं यहाँ, बेसिक त्रिकोणमिति से पढ़ दो, तो एक ठा पड़ जावे, बच्चे तो अपने आप निकल जावे, है ना? तो ये 6 है कहाँ? ये एक ही है। तो यहाँ तो एक बात तो खत्म होगी कि टेन रखो, कोट रखो, कोस रखो, सेक रखो, ये 6 एक ही है। अगर टेन पता है आपको, तो आपको साइन कॉस सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एक, ये बात तो पहले तो एक होगी, 6 है ही नहीं, एक है। नंबर एक। अब इनमें 6 में क्या अंतर है? इनमें अंतर है, थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है। अगर हम 10 के केस में जाते हैं, 10 के केस में हमारा मामला आसान होगा। 10 के केस में हमारा मामला आसान होगा, हमें लंब और आधार यूज करना पड़ेगा। अगर हम साइन में जाते हैं, तो हमें करण निकालना पड़ेगा, जो कि लेंथी होगा। करण निकालना पड़ेगा जो कि लेंथी होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। अंडर रूट x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1। तो करण जोर खासी, लंबो सुहासी, कैलकुलेशन ना बढ़ासी। जब सगला 6 का 6 एक ही है, तो अब से जो सरल है वो यूज करो ना। देखो दिमाग, देखो आप लोग का तो तकड़ो है। मतलब 6 का 6 एक ही है, तो फिर सरल वाला यूज करो ना। जब 6 का 6 एक ही है, तो वो यूज करो जो इजी है। इजी कौन है? 10 आरो सौ सरल, और लंब, और आधार, हो रहे हो लंब, हो रहे हो आधार। अब कई कैसी के सब इजी है, तो टेन और कोट क्यों यूज कौन करे? कोट यूज कर लेता, टेन को ही तो भाई कोट है, कोट ने यूज क्यों कौन करे? है ना? इन सब में तो करण काम आता है, करण काम आता है, इसलिए ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो चलो इनको छोड़ देते हैं। कोट यूज कर लेता, कोट भी तो आधार बटा करण, आधार बटा लंब हुआ है, कोट भी तो इजी हो, टेन ही क्यों पकड़े हो? कायदा की बात, बहुत सही सवाल, शाबाश, बहुत बढ़िया सवाल पूछो। आओ, टेन और कोट में क्या दिक्कत है? अगर हम टेन लेते हैं और एक कोट लेते हैं, कोट की प्रॉब्लम ये है कि कोण के साथ साथ कोट का मान घटता है, घटता है, यानी कोण बड़ा होगा, कोट का मान छोटा होगा। टेन में कोण बड़ा होगा, तो टेन का मान बड़ा होगा। तो कोट लेने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। रेखा बड़ा कोण बना रही है, ढाल छोटी आ रही है, कोण बड़ा बना रही है, ढाल छोटी आ रही है, तो कंफ्यूज हो जाता कि यार के रंगड़ो है, बुड्ढो कोण बना रही है, ढाल छोटी आ रही है। समझो, कोण बड़ा बना रही तो ढाल भी बड़ी आनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो 10 ज्यादा सुटेबल है बजाय कोट के। कोट हमें कंफ्यूज कर देता, रिवर्स कर देता हमारे प्रोसेस को, कि कोण बड्डो ले रहे हैं, कोट छोटो आ रही है, मतलब ढाल छोटी। तो ढाल छोटी तो धनिया फील होता कि इको मतलब रेखा नीचे है, जबकि एक्चुअल में रेखा ऊपर है। जमी बात। आई बात सुनने, एक बात। अच्छा, अब एक चीज और बात करते हैं। कोई कहिए टेन थीटा क्यों यूज किया, सीधा थीटा यूज कर लेते, कोई झंझट ही को नहीं हो तो। बिल्कुल, आप बात भी जच्ची मेरे, थीटा यूज कर लेता, कर लेता, कर लियो, मान लियो, आज से आप थीटा यूज कर लियो। थीटा यूज करें, थीटा को सूत्र कटे आपने कने, थीटा को सूत्र याद है साने कौन सो है? थीटा को कोई सूत्र है? त्रिभुज में थीटा निकालना को कोई सूत्र है क्या?
ठीक है शोक, चाप बटा त्रिज्या, चाप व्रत में हुए चाप व्रत में हुए, त्रिभुज में कोनी हुए, तो त्रिभुज में थीटा, त्रिभुज में थीटा, त्रिभुज में थीटा को निकल सके, साइन थीटा निकल सके है ना, बारीकियां पकड़ो, बारीकियां पकड़ो, इन्हीं में तो मजा है सारा। त्रिभुज में थीटा नहीं निकल सकता, साइन थीटा निकल सकता है, क्योंकि वो लंबटा करण होता है। साइन थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा निकाल सकते हो, कोट कोसेक सेक ये सब निकाल सकते हो, लेकिन थीटा नहीं निकाल सकते। ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में आपको इन्हीं में से कोई निकालना पड़ेगा, और इनमें फिर टेन थीटा बेस्ट है, और ये डन हो गया। हाँ कमाल है भाई, गणित कमाल है ना, कितनी छोटी सी बात है लेकिन तो भी। कोट में क्या होता है, उल्टा चलता है, कोट उल्टा चलता है। कोण में क्या होता है, कोण जब बड़ा होता है, कोण जब बड़ा होता है तो कोट का मान छोटा होता है। देखो जैसे 30 डिग्री है, कोट में अगर मैं 30 का कोण लेता हूं तो कोट 30 का मान आता है √3, √3 यानी 1.732। ये देखो 30 डिग्री पे तो ये मान आया, जब मैं 60 पे जाऊंगा मतलब कोण बड़ा करूंगा तो कोट छोटा चलता है, कोट उल्टा चलता है, इसका मान आएगा 1/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो √3/3, 1.732/2, मैं लगभग भाग दे दूं तो 0.18 मान लूं तो 6 18 0.6 तो आया। कोण छोटा हुआ, कोण तो बढ़ा, कोट का मान कम हो गया, तो ये कंफ्यूज करेगा, उल्टा चलेगा ये कोणों से, कोट जो है वो कोणों से उल्टा चलेगा। कोस, जब कोण बढ़ रहे हो तो कोट छोटा हो रहा होता है, जैसे कोस है, कोस में भी आई दिक्कत है, कोस में भी जब कोण बढ़ता है तो कोस छोटा होता है। कोस के मान को देखो, 0 डिग्री पर 1 कोस में, और 90 पे 0, तो ये 2 3 है जो विद्रोही है, देशद्रोही है, उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, भाव का उल्टा चल रहा है, कोण बढ़ जाए तो ये छोटा हो गया। कोई कोट है, कोट की कहानी भी आई है, कोट और कोस, आ की कहानी आई है, और एक कोसे की, ये 3 बंदा है, उल्टा चल है, उंदा चल है, कोण बढ़े जना ये छोटा हुआ है, और कोण छोटा हुआ जना ये बढ़ा हुआ है ना। 3 लोग तो सीधा चल है, 3 उल्टा चल है, तो समझ में आ गया 10। तो यही मैं, ये इसलिए मैंने समझाया, मतलब मैं टाइम तो खर्च कर रही हूँ खातर हूँ कि मैं थाने समझाना चाहूँ कि मैथ बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ज्यादा, ये यूं ही रेंडमली नंबर, रेंडमली हमारी मर्जी से हमने सूट नहीं किए कि 10 उठा लो, कोट उठा लो, कोई से उठा लो, बहुत अच्छे से समझ बूझ के तय किया गया कि क्या सही होगा, कौन सबसे बेस्ट सुटेबल होगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि 10 थारे सूट कर गया उसे। और भी बहुत सा कारण है, वैसा भी ज्यादा अब थे और अध्ययन करना चाहो तो थारे स्तर पर थे कर सको, अपने स्तर पे आप और अध्ययन कर सकते हैं। आ जाओ, अब ये है अगला क्वेश्चन कि एक्स एक्स और बिंदु 3 - 1 4 -2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण। बीच का कोण आ गया क्या? अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। ये कहना ये चाहता है कि एक तो एक्स एक्स ले लो, एक ये दो बिंदु ले लो, एक ले लो 3 - 1, एक ले लो 4 - 1, इनको मिलाने से जो रेखा बनी, इनको मिलाने से जो रेखा बनी वह रेखा और एक्स एक्स के बीच का कोण ज्ञात करो, मतलब ढाल ज्ञात करो। एक्स एक्स और रेखा के बीच का कोण ढाल ही तो होता है, एक्स एक्स और रेखा के बीच का कोण ढाल ही तो होता है, यही तो है। ढाल किसे कहते हैं? ढाल क्या है? रेखा और एक्स एक्स के बीच के कोण का टेन थीटा में मान, यही तो है। मतलब ढाल निकाल लो, आपका एक्स एक्स से किसी रेखा का एक्स एक्स से कोण निकालना हो तो उसकी ढाल निकाल लो, है ना। तो ढाल निकाल लेते, दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, तो ढाल हो जाएगी, एक को x1 y1, एक को x2 y2, एक को x2 y2।
ढाल बराबर y2 माइनस y1, तो ये हो गया -2 y2, ढाल है हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 है हमारा -2 माइनस माइनस +1, 4 माइनस 3, ये ढाल आ गया, ढाल यानी tan थीटा बराबर -1 आ गया, और tan का मान -1 होता है 135 डिग्री पर, तो इसका मतलब ये रेखा कोण बनाएगी 135 का, तो आंसर हो गया 135, सिंपल 135 का कोण सही है। ढाल बराबर tan थीटा से आप थीटा निकाल सकते हैं कि कितने का कोण बनाएगी, ठीक है। तो किसी भी रेखा का अगर एक्स एक्स से कोण निकालना है, किसी भी रेखा का एक्स एक्स से कोण निकालना है, तो वो tan थीटा, वो कोण जो होगा वो tan के बराबर, tan थीटा की ढाल होगा, है ना। कोई भी रेखा एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाती है उसका tan में जो मान होगा वो ढाल होगा, तो आप थीटा निकाल सकते हैं उससे। तो हमने भी यही किया, दोनों बिंदुओं को मिला के ढाल निकाल ली, मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल निकाल ली, और ढाल का मतलब होता है एक्स होने वाले tan में मान, तो ये tan थीटा हो गया, थीटा का मान आ गया। आगे, अक्षों के समानांतर रेखा का समीकरण, अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। अब अलग अलग समीकरण पढ़ेंगे अलग अलग रेखाओं के। पहले उन रेखाओं की बात करते हैं जो रेखाएं अक्षों के समानांतर होती है। पैरेलल टू एक्सिस, हमारे पास दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स, तो रेखाएं समांतर रेखाएं अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर दो ही रेखाएं हो सकती है, एक तो वो जो एक्स एक्स के समानांतर चलती हो, एक रेखा वो जो वाई एक्स के समांतर चलती हो। तो कोई भी रेखा, एक बात बताओ, शानी बात बताओ, कि कोई रेखा एक्स एक्स के समानांतर है, कोई रेखा एक्स एक्स के समानांतर है, तो क्या शर्त फॉलो करेगी वो? अगर आपको एक्स एक्स के समानांतर चलना हो तो आप क्या शर्त फॉलो करोगे? अगर आपको एक्स एक्स के समानांतर चलना हो तो आप क्या शर्त फॉलो करोगे? अगर आपको एक्स एक्स के समानांतर चलना हो तो क्या शर्त होगी आपकी? किस शर्त की पालना करोगे? उस शर्त की पालना करने से आप हमेशा एक्स एक्स के समानांतर ही चलोगे। वो कौन सी शर्त है जो कंफर्म करेगी कि आप एक्स एक्स के समांतर ही चलोगे? नंबर एक बात, अगर आपको एक्स एक्स के समानांतर चलना है तो इसका मतलब आपके वाई का मान चेंज नहीं होना चाहिए। एक्स का मान चेंज होता रहे लेकिन वाई का मान चेंज नहीं होना चाहिए, वाई हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि एक्स के समानांतर चलने का मतलब है कि आपका वाई चेंज नहीं होगा, वाई फिक्स होगा, होगा नहीं होगा? ये देखो, वाई उतना ही है, ना वाई कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्स एक्स के समांतर जा रहे हो, आप पटरियों के समांतर चल रहे हो। एक पटरी दूसरी पटरी के समांतर चलेगी तो जो बीच का गैप होगा वो फिक्स रहेगा, और ये गैप कौन है? वाई, तो वाई आपका फिक्स रहेगा। तो जब भी आपकी कोई रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी तो उसका वाई कांस्टेंट होगा। वाई कांस्टेंट होगा, वाई कितना होगा वो डिपेंड करता है ये पटरी कहां से जा रही है। इस पॉइंट ए से जा रही है तो यहाँ पे वाई का मान ए हो जाएगा, लेकिन होगा कांस्टेंट। तो जब भी कोई रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी तो उसका समीकरण हो जाएगा y बराबर ए क्या है? जहां से वो जा रही है। तो कोई भी रेखा एक्स एक्स के समांतर है, उसका बिंदु पथ एक्स एक्स के समांतर रेखा क्या होती है? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, 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 एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसका y निर्देशांक अचर है। क्योंकि y अचर रहेगा तो इसका मतलब वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती, और ऊपर नीचे को नहीं हो सकता तो बाप रे ने एकदम सीधे सीधे चाल में पड़ी, फिर फंस गई, एकदम सीधे चाल में पड़ी। अब ऊपर नीचे तो हो कौन सके, क्योंकि y का मान फिक्स है। डन, अब तो इरेसी, अब यहाँ चाल करो तो अपने आप ही x के समांतर तैयार है। y बराबर ए क्या है? कांस्टेंट।
और ए कितना होगा वो डिपेंड करती है कि वो कहां से जा रही है, क्या ए है। ठीक है। नंबर 2, अगर कोई रेखा y के समानांतर है, अब y के समांतर ले लो, अगर कोई रेखा y के समांतर है तो कैसे पता चलेगा, तो भाई x का मान नहीं बदलेगा, x का मान फिक्स रहेगा। ये देखो ये x वैल्यू, ये x वैल्यू, आपकी x वैल्यू फिक्स रहेगी। तो अगर y x के समांतर है, इसका मतलब है कि उसका x का मान चेंज नहीं होगा, x कांस्टेंट होगा, x अचर होगा। y x के समांतर है मतलब x कांस्टेंट होगा, x x के समांतर है मतलब y कांस्टेंट होगा। हाँ बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं ढाल 0 होंगी, बिल्कुल होंगी, ऐसे कर लो। कोई रेखा अगर x x के समांतर है इसका मतलब उसकी ढाल 0 है। दूसरा तरीका, ढाल 0 है, ढाल होती है y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 बराबर 0। ये इधर आ गया, वज्र गुणा कर दो तो y2 माइनस y1 बराबर 0, y2 बराबर हुआ y1, यानी y1 y2 का मान सेम रहेगा। और y1 y2 क्या है, कोई भी दो बिंदु, हर बिंदुओं के y के निर्देशांक सेम रहेंगे, यानी इस बात का क्या मतलब हुआ कि y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर y x के समांतर है तो ढाल 90 होगी, कोण कितने का होगा, tan 90, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 जो ढाल होगी वो होगी tan 90, tan 90 यानी अनंत, अनंत यानी 1/0, वज्र गुणा करने पर ये 0 हो गया, ये x2 माइनस x1 हो गया, यानी x2 बराबर x1 और x2 बराबर x1 यानी x कांस्टेंट। यानी जब कोई रेखा y x के समांतर होगी तो x कांस्टेंट होगा, है ना, x भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आओ सवाल करें। y x के समांतर मूल बिंदु से 3 इकाई बाई से जाने वाली, बाई ओर जाने वाली मतलब लेफ्ट साइड, 3 इकाई लेफ्ट साइड एक्स एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के तो समानांतर हो, और मूल बिंदु से बाई ओर 3 दूरी से जाती हो, समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा। बाई ओर, पहले तो वाई एक्स के समांतर जाना है मतलब यूं जाना है, और फिर बाई ओर जाना है, तो बाई ओर 3 यानी 1 2 3, बाई ओर होता है -1 -2 -3, और ये रहा समीकरण हो गया x बराबर -3। x बराबर -3 क्योंकि y का मान अचर रहेगा, x का मान अचर रहेगा और x बराबर -3, है ना, x का मान अब हमेशा यही रहेगा, ये रेखा चलती रहेगी और x का मान हमेशा -3 बना रहेगा, वो कभी कम होगा कभी ज्यादा, है ना, ना कम होगा ना कभी ज्यादा होगा, क्योंकि कम ज्यादा हो गया तो फिर ये समांतर नहीं रहेगी। अगर सपोज करो दूरी कम हो जाती है तो ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी, है ना, दूरी कम ज्यादा कब होगी, जब लाइन टेढ़ी हो जाए, तो ये दूरी चेंज नहीं हो सकती, है ना। अगर यूं टेढ़ी हो गई तो क्या होगा, ये दूरी -3 है, यहाँ पे दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ और बड़ी हो जाएगी, फिर तो दूरी बड़ी हो जाएगी, और दूरी फिक्स रहे तो उसके लिए एकदम बा दूरी, वो जो गैप है x बराबर -3 वो बना के रखना पड़ेगा खड़ा सीधा। सरल रेखाओं के समीकरण के अलग अलग रूप,
सरल रेखा के समीकरण के अलग अलग रूप, विभिन्न विभिन्न रूप। सरल रेखा का समीकरण लिख पाने के कई तरीकों से सरल रेखा के समीकरण को लिखा जा सकता है। कई तरीके हैं। नॉर्मली अभी हम कार्तीय पढ़ रहे हैं तो हम कार्तीय ही पढ़ेंगे, वैसे और तरीके भी हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, कोई भी चीज शुरू में मैंने कहा था कि आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी अभी आप सीख रहे हैं, वो सिर्फ एक भाग है। बहुत कुछ है उसमें, बहुत गहराई है। जैसे समुद्र है, अथाह गहराई है। सेम वही बात है, हर चीज में अथाह गहराई है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लिमिटेड टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम सिर्फ एक्स और वाई पढ़ेंगे। आप लोगों को याद भी होगा, जब हमने वक्र अनुरेखण पढ़ा था तब मैंने रेखा का एक ध्रुवीय रूप और बताया था कि रेखा का ध्रुवीय रूप भी होता है, ध्रुवीय रेखा का पादिक रूप भी होता है ना, रेखा का नेज रूप भी होता है, रेखा का सम्मिश्र रूप भी होता है। तो रेखा के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन सारे रूप आप एक साथ पढ़ नहीं सकते। फिलहाल हम अपने आप को यहाँ पे तय करेंगे कि भाई हम जो पढ़ेंगे वो कार्तीय होगा, कार्तीय कार्तीय पढ़ेंगे। होते कई और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम एक्स और वाई वाले जो रेखा का रूप है उसी का जिक्र करेंगे। ठीक है, फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड टू कार्तीय रूप, हम सिर्फ कार्तीय रूप के बारे में ही पढ़ेंगे और ना और नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल कार्तीय रूप पे होते और भी रूप है, विभिन्न रूप होते हैं। इसलिए विभिन्न रूप का मतलब है कई रूप होते हैं, लेकिन हम लिमिट करेंगे अपने आप को सिर्फ कार्तीय रूप। कार्तीय रूप यानी एक्स वाई के रूप में सरल रेखा का समीकरण, है ना। ध्यान रखियो, ऐसे मत सोचो कि सर कार्तीय रूप पढ़ाए को मतलब रेखा सिर्फ कार्तीय रूप में हुआ है। रेखा तो रेखा ही होती है। जैसे कोई मान लो साहित्य है, वो फ्रेंच में भी लिखा जा सकता है, स्पेनिश में भी लिखा जा सकता है, जर्मन में लिखा, रशियन में, तमिल में, बंगाली में और पंजाबी में, राजस्थानी में। राजस्थानी अगर भाषा है, भाषा तो नहीं है शायद, तो मुश्किल है। तो बाकी जिनके पास लिपियां हैं उन भाषाओं में उसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या चीज है, भावना वही है, लेकिन लिखने के माध्यम है अलग अलग। भाषाएं अलग अलग माध्यम देती है उसको लिखने का। तो रेखा एक ही है, लेकिन उस रेखा को आप रशियन में लिख सकते हैं, जर्मन में लिख सकते हैं, फ्रेंच में लिख सकते हैं। इस तरीके से डैश डैश चीजें लिख सकते हैं। कार्तीय अंतःखंड रूप, प्राचालिक रूप। प्राचालिक रूप का मतलब किसी और के रूप में, कोई और टी होता है उसके रूप में लिख सकते हैं। इनके ऊपर नहीं चर्चा करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बिंदु का प्रवणता रूप नहीं, अभी तुम लोग दूर रहो। अभी हम अपने आप को पहले लिमिट कर लेते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ कार्तीय पे ही बात करेंगे। जितने भी रूप में भी डालूंगा सब कार्तीय तक ही सीमित रखूंगा, है ना, कार्तीय तक ही सीमित रखूंगा। और नेहा कह रही है कि रेखा यानी ए एक्स प्लस बी वाई। इनमें से अमित कौन सा है, इनमें से अमित कौन सा है? इनमें से अमित कौन सा है? तो चीजें में बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ है जानने वाला। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है ना, वो सिर्फ एक समझो। तो यही चीज आपको समझना होगा, ये समझो, ये चीजें समझो, चीजों में बहुत गहराई है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो एक फॉर्म है, एक फॉर्म है उसकी। वैसे ही दोनों ही नहीं, तो वो फॉर्म है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो एक रूप है, सिर्फ एक रूप। वो कंप्लीट अमित नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, वो सिर्फ उसका एक रूप है, वो सिर्फ एक रूप है। ठीक है, चलो। समझाने का एग्जाम्पल था, बढ़िया टाइम पे सही एग्जाम्पल याद आ गया, जिसे आपको चीजें समझा सकूं कि आप यूं ना समझिए कि ये वाला अमित अपने आप में पूर्ण है, ये वाला पूर्ण है या वो वाला पूर्ण है।
वो भी पूर्ण नहीं है, ना ये पूर्ण है। हर चीजों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी जगह सार्थकता है। जिसको इंग्लिश पढ़नी आती होगी उसके लिए ये अमित होगा, जिसको हिंदी पढ़नी आती होगी उसके लिए ये अमित होगा, और जो मुझे जानता होगा उसके लिए ये अमित होगा। जिसको पढ़ना नहीं आता होगा लेकिन मुझे जानता होगा उसके लिए ये अमित होगा। तो ये कहिए नहीं कि ये तीनों ही गलत है, तीनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी सार्थकता रखते हैं, तीनों में ही अपनी अपनी सार्थकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ।